इसे धरती का सबसे धांसू मुर्गा कहना भी कम है। इसकी लड़ाई की ताकत तो ऑक्टमैन को भी टक्कर दे दे। चाहे सामने पहाड़ जैसा इंसान खाने वाला भयंकर दानव ही क्यों ना हो, यह 8 द्वार कवच का राजा मुक्का भी खोल सकता है और फिर सीधे सामने वाले से भिड़ जाता है। और इसकी तो शान ही आशिकों जैसी है। जिस किसी का इससे कभी चक्कर रहा हो, आखिर में वो इसे बिल्कुल बेदर्दी से पीछे छोड़ देता है। तो असल में यह मजाक था? नहीं, बस एक मजाक। बड़ा घटिया। लेकिन अगर कहो कि यह एक गैर जिम्मेदार किस्म का बंदा है तो वह भी सही नहीं। बात यह है कि कई साल पहले उसने अपनी आंखों से अपनी छोटी बहन को एक दानव ने जिंदा ही निगलते देखा था। उस दिन से उसने अकेले ही भटकती दुनिया की राह पकड़ ली। दिल में बस एक ही बात थी, वह थी बदला। असल में इस दुनिया में जब किसी इंसान की भावनाएं हद से ज्यादा दब जाती हैं तो वह भी इंसान खाने वाले दानव में बदल सकता है। इसे साफ याद है कि उस साल अपनी बहन को निगलने वाले उस राक्षस की गर्दन पर एक खास निशान था, लेकिन इतने साल इधर उधर भागने के बाद भी इसे उस दुश्मन का कोई सुराग नहीं मिला। और फिर एक दिन हमारा जिगे फिर से एक अनजान शहर में आ पहुंचा। पेट भरने के लिए उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और फिर भाला फेंकने वाले जादूगर की तरह एकदम सटीक फेंक दिया और पलक झपकते ही हवा में उड़ते एक कीड़े को नीचे गिरा दिया। ऐसे प्रोटीन से भरपूर कीड़े इसके सबसे पसंदीदा थे। सिर्फ पोषण से भरपूर ही नहीं, पचाने में भी बहुत काम आते थे। हर खाने के बाद ये फिर से पार्क में टहलने निकल पड़ता और ड्रैगन के फव्वारे से पानी पीता। वो ड्रैगन के फव्वारे की हरकत में थोड़ा मशगूल था और गलती से पास खड़ी एक लड़की की नजर उस पर पड़ गई। लड़की को ये बड़ा दिलचस्प लगा और उसने बड़ी मेहरबानी से एक मुर्गे की टांग बढ़ा दी। यह मजाक सुनकर जिगे के मन में एक पल को कुछ न सूझा, बस कुछ कहने ही वाला था कि अगले ही पल एक छोटी सी हथेली ने उसे कसकर पकड़ लिया। असल में वे 2 शरारती लड़के थे। पास खड़ी 2 लड़कियों के मना करने के बावजूद उन्होंने जिगे को जबरदस्ती पकड़ लिया और तय किया कि इसे घर ले जाकर भुना मुर्गा बनाएंगे। ये सुनते ही जिगे की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फट से ताकत लगाई और लड़कों की पकड़ से छूट निकला और टांगे उठाकर भागा। पीछे दोनों लड़के लग गए। वो घबराकर इधर उधर दौड़ता रहा और एक बूढ़े दादाजी के आंगन में घुस पड़ा। किस्मत से उस दादाजी ने मदद करके उसे बचा लिया। तभी जिगे ने एक मुसीबत से जान बचाई। बुजुर्ग ने न सिर्फ उसे बचाया बल्कि बहुत गर्मजोशी से उसे मकई के सुनहरे दानों की एक थाली भी दी खाने के लिए। हालांकि जिगे ने मुंह से मना किया, उसका दिल बहुत सच्चा था और वो खुद को रोक न पाया और बड़े चाव से खाने लगा। जिगे को इतनी मजे से खाते देख दादाजी को अपना पुराना वक्त याद आ गया। उन्होंने कहा, कभी मेरा अपना साथी छोटे पक्षियों और छोटे मुर्गों को भी बहुत प्यार से खाना खिलाता था। काश वो साथी अब दुनिया में नहीं रहा, अब फिर कभी मिलने का मौका नहीं है। ये बात सुनकर जिगे को भी अपनी बहन और गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। वो खूबसूरत तकदीर जो दिल में कसक छोड़ जाए, लेकिन आखिर यह कोई ऐसा बंदरगाह नहीं जो हमेशा के लिए ठहर सके। इसे तो एक दिन बदले की राह पर चलना ही होगा। ये सोचकर जिगे भाई निकलने ही वाला था, लेकिन उसी पल पास ही कहीं अचानक एक अजीब सी गूंज उठी। असंख्य लड़ाइयों से गुजरे जिगे ने फौरन समझ लिया कि कोई दानव प्रकट हो गया है। वो तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा, बस एक ही, क्योंकि काम की परफॉर्मेंस कमजोर थी। अत्यधिक दबाव से टूटा हुआ दफ्तरिया भावनाएं बिखरने पर एक दानव बन गया और पहले इसका इरादा था कि इसे भूनकर खा जाए। वे 2 छोटे लड़के ठीक उसी समय दानव के पास थे। हालात बेहद खतरनाक थे। इस हालात को देखते हुए जिगे जरा भी नहीं झिझका, तुरंत आगे कूद पड़ा। जिगे का ध्यान भटकाने के खाली मौके का फायदा उठाकर वो नेक दिल बूढ़ा जल्दी से बच्चों को लेकर वहां से भाग निकला। अब बेगुनाह लोग सुरक्षित हैं। जिगे ने ठान लिया कि पूरी ताक झोंक देगा, लेकिन वो इस दानव को बहुत आसानी से मरने नहीं देना चाहता था। वो उसकी मर्जी के खिलाफ था। बस उसे चकमा देते हुए दानव के बार बार के हिंसक हमलों से बचता रहा। उसकी चाल इतनी तेज थी जैसे बिजली चमक रही हो। वो एकदम उड़ पड़ा और फुर्ती से दानव के सिर तक जा पहुंचा। वो इस राक्षस को पूरी तरह खत्म होने से पहले अच्छी तरह दर्द का स्वाद चखाना चाहता था। जब तक उसका जी भर न जाए तब जाकर जिगे ने दानव को रास्ते पर भेजने का फैसला किया और उसे साफ सुथरे ढंग से खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म हुई। जिगे फिर से सफर पर निकलने को तैयार हुआ, लेकिन इस शहर से बाहर निकलने से पहले उसके मन में आया कि अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड से मिलकर अलविदा तो कर ही लेना चाहिए। पर उसने सोचा भी नहीं था कि अभी अभी अपने प्यार के छोटे से ठिकाने पर लौटते ही उसकी आंखों के सामने दिल चीर देने वाला मंजर आ जाएगा। कमीनी। वो जिगे जो पहले ही किराए के बच्चे की तरह सब समझ चुका था, ज्यादा न उलझा और बेझिझक मुड़ गया अपनी भटकती हुई यात्रा को फिर से जारी रखते हुए समुद्र पार करके इस नए शहर में आने के बाद। हालांकि जिगे को अपनी बहन की हत्या करने वाले कातिल का सुराग नहीं मिला, लेकिन संयोग से उसे एक नया स्वादिष्ट खजाना मिल गया। मोटा सा, ताजा और मीठा समुद्री अंडा। लेकिन सिर्फ इंसानों की कभी कभार की खुराक से पेट कहां भरता। उसे बस खुद ही शहर में खोजबीन करनी पड़ी। आखिरकार वो एक आलीशान रेस्टोरेंट के पीछे वाले किचन के पास अपने निशाने तक पहुंच ही गया। जब वो सोच ही रहा था कि इस लजीज चीज को हाथ कैसे लगाए, पीछे से अचानक एक जोरदार धमाका गूंजा। सैकड़ों जंगे लड़ चुका जिगे पल भर में समझ गया कि फिर कोई दानव गड़बड़ करने आ गया है। कोई उपाय नहीं था। उसे फिलहाल अपनी आंखों के सामने वाला समुद्री अंडा छोड़ना पड़ा। आखिर दुनिया बचाने जैसी बड़ी बात के मुकाबले ये थोड़ा सा लाड़ टपकाने वाला त्याग कुछ भी नहीं था। वो फौरन घटनास्थल की ओर भागा। एक ही वार में छोटी चोंच की गोली सीधे बीच में रोक दी, जो मासूम जनता पर घर तोड़ जुल्म कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक ही वार में उसे निपटाने वाला था, उसे चौंक कर पता चला कि दानव के हाथों में
एक कांपती हुई नन्ही चिड़िया सी बहन की रक्षा हो रही है। वो नन्ही बहन रोते हुए जिगे से गिड़गिड़ा रही थी कि उसके पापा को मत मारो। असल में यह नन्ही चिड़िया सी बहन इंसानों ने उसे पालतू की तरह पालकर बड़ा किया था, क्योंकि उसका शरीर बहुत छोटा था। वो मुर्गियों के झुंड में रहती थी और हमेशा दूसरे छोटे मुर्गों से सताई जाती थी। हर बार जब मालिक खाना डालता तो उसे गर्मागर्म हिस्सा भी नहीं मिलता था, लेकिन उसका मालिक हमेशा प्यार से उसके लिए अलग से एक हिस्सा तैयार कर देता था। काफी वक्त बीत गया। छोटी मुर्गी के दिल में मालिक ही उसका सबसे अपना पापा था। उस दिन वो हमेशा की तरह खाना खत्म करके मालिक के साथ टीवी देख रही थी, लेकिन अचानक उसने देखा टीवी सीरियल के नायक के शरीर पर जो पैटर्न था वही मालिक की पीठ पर भी एकदम वैसा ही था। वो झट से मालिक के पीछे भागी और पक्का करने लगी। छोटी मुर्गी की हरकत देखकर मालिक बहुत चौंक गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि यह छोटा सा साथी इसे पहचान लेगा। उसने छोटी मुर्गी को बताया कि उसकी पीठ पर बने निशान को कहते हैं लियाओ यू ए मून गेट। इसका मतलब है कि एक दिन इंसानों के सिर के ऊपर चमक उठना। इस आदमी का नाम था शियाओ तियान बाओनान। वो एक छोटे मोटे गुंडे जैसा मामूली सा बंदा था। छोटी मुर्गी को अपने निशान में इतनी दिलचस्पी लेते देख बाओनान भी जोश में आ गया और उसने छोटी मुर्गी के लिए भी एक छोटा सा कांस्य निशान बना दिया। और फिर उसी वक्त उसे लगा कि शायद सिर्फ दाने जैसा कोई दाना फोड़ा निकला है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो दानव में बदलने की खतरनाक शुरुआत थी। अगली सुबह छोटी मुर्गी बड़ी उत्साहित होकर दूसरी मुर्गियों को अपना नया निशान दिखा रही थी, लेकिन बाओनान की नाक और चेहरा सूजा हुआ था और वो बुरी हालत में घर लौटा। असल में फालतू के सुरक्षा खर्च न दे पाने की वजह से गिरोह के दूसरे नंबर वाले ने उसे जमकर पीट दिया था और उसे वापस घसीट कर लाया गया था। जो उसे पहचानता था वो उसका बड़ा भाई तियान दाओ था। तियान दाओ ने कहा कि वो एक नई कंपनी खोलने की योजना बना रहा है और उस वक्त बाओनान को वहां मैनेजर बनाकर ले जाएगा, ताकि फिर उसे महीना दर महीना पैसे की चिंता न रहे। ये सुनते ही बाओनान भावुक होकर आंखों में आंसू ले रह गया और मन में सोचा, बड़ा भाई मेरे साथ कितनी अच्छी तरह पेश आता है। उसे लगा कि उसकी जिंदगी आखिरकार करवट लेने वाली है। अब तो उड़ान भरने की राह खुल गई। लेकिन अगले ही दिन गिरोह में तियान दाओ का सब पैसे समेट कर भाग जाने की खबर फैल गई। तभी जाकर बाओनान को समझ आया कि उसे फिर से सबसे भरोसेमंद इंसान ने ही ठगा है। इस वक्त पुरानी बातें दिल में उमड़ने लगी। बचपन में माँ ने उसे झूठ बोलकर कहा था कि अभी लौटती हूँ, लेकिन वो किसी और आदमी के साथ भाग गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। जिस बड़े भाई पर उसने भरोसा किया था उसने कहा था कि वो उसे अमीर बनाएगा। नतीजा यह निकला कि वो कंगाल होकर कर्ज में डूब गया। हालांकि किसी नजर से देखें तो कर्ज भी तो एक तरह की पूंजी ही है, लेकिन बाओनान अब सच में जरा भी खुश नहीं हो पाया। आखिरकार लगातार 2 झटकों के भारी दबाव में बाओनान की मानसिक दीवार पूरी तरह ढह गई। वो विवेक खो चुकी एक दानव सीन बन गया। पापा को राक्षस बनते देख छोटी मुर्गी बुरी तरह घबरा गई। वो उसे होश में लाने के लिए दौड़ी, लेकिन ये साफ तौर पर बेकार था। इसके बाद जिगे के बचाव में आने वाला सीन शुरू हुआ और उसने देखा कि राक्षस के हाथ में एक छोटी मुर्गी पकड़ी हुई है। जिगे ने तुरंत पूरी ताकत झोंक दी। छोटी मुर्गी ने यह देखा और फौरन आगे बढ़कर पुकारने लगी, लेकिन बाओनान अब जवाब देने की हालत में नहीं था। ये जिगे ही था जिसने अपने पापा को मार डाला और जिगे को समझाने की भी फुर्सत नहीं थी। मैंने चुपचाप ये बोझ उठाने का फैसला किया था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली ही पल उसने हैरानी से देख लिया बाओनान में अब भी हल्की सी सांस बाकी थी। ये देखकर जिगे भी दंग रह गया कि जो इंसान दानव में बदल चुका था उसमें 90% लोग तो जिंदा ही न बचते। यह आदमी एक जान वापस खींच लाया। इससे साफ था कि उसके दिल में दानव की भूख ने उसे पूरी तरह निगला नहीं था। लगता है ये छोटा चूजा जो हमेशा उसके साथ रहा उसके लिए इंसानियत की एक डोर बचाए हुए था। पापा को अब भी जिंदा देखकर छोटे चूजे ने फौरन दिमाग चलाना शुरू किया। क्या ये हट्टा कट्टा मुर्गा असल में पापा को बचाने के लिए निकला था? उसे याद आया कि कुछ ही देर पहले पापा से उसने जो जिगरा सीखा था। छोटे चूजे ने पल भर में जिगे के लिए दिल में इज्जत जगा ली और तय कर लिया कि उसके साथ ही लहरों पर निकल पड़ेगा। लेकिन उसे आजादी ही पसंद थी और जिगे को बंधन रास नहीं आते थे। पर यह नन्हा सा साथी भी साथ लिए बिना कैसे चले? कोई रास्ता नहीं था। छोटे चूजे को बस फिर लौटना पड़ा, अभी अभी होश में आए बाओनान के पास। वैसे ये भी बुरा नहीं था, मगर जाने क्यों दिल में खाली खाली सा लग रहा था। बाओनान ने उसकी मन की बात समझ ली और उसे छोड़ देने का फैसला किया। उसे आजादी दे दी। ये बात सुनते ही छोटा चूजा बिजली सा सन रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद अस्पताल में पड़ा बाओनान अब होश में आ चुका था और उसके कर्जदारों ने भी रुपया लेकर भागने वाले बड़े भाई ताओदाओ को पकड़कर वापस ला दिया था। अब उसे उस झूठे कर्ज से छुटकारा मिल गया था। छोटा चूजा जिगे के निशान ढूंढते ढूंढते लेकिन कहीं भी उसे पा नहीं सका। उसी वक्त दानव के दिखते ही भीड़ अचानक अफरा तफरी में टूट पड़ी। छोटे चूजे की बुद्धि जाग उठी, जहां दानव होगा वहां जिगे होने की पूरी संभावना है। वो फौरन शोर शराबे के बीच के केंद्र की ओर दौड़ पड़ा। इस समय जिगे एक विशाल नासिका कीड़े जैसे आकार वाले दानव से भिड़ रहा था। वो ऊंची इमारतों के बीच फुर्ती से फिसल रहा था और चलती हुई बादल सी धार में वारों की झड़ी लगा रहा था, जिससे नासिका कीड़ा जरा भी संभल नहीं पा रहा था। उसे लगा था कि यह काम तो आराम से हो जाएगा, लेकिन इस दानव की पुनर्जनन शक्ति हद से ज्यादा डरावनी निकली। टूटे हुए हिस्से पल भर में फिर से जुड़ जाते थे। जिगे समझ गया कि अब उसे इसकी असली कमजोर जगह जल्दी से ढूंढनी होगी। अब तक तो वो अलग अलग हिस्सों पर नासिका कीड़े को 3 बार चूर चूर कर चुका था, लेकिन ये सब जगह साफ तौर पर मारने वाली नहीं थी। लग रहा था अब वो चाल चलनी ही पड़ेगी। ये सोचते ही जिगे ने अब और अपनी ताकत नहीं बचाई। आखिरकार उसकी पूरी ताकत वाली सांस के वार के नीचे नासिका कीड़ा पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन जिगे की सारी ताकत भी जवाब दे गई और वह कमजोर पड़कर गिर पड़ा। छोटे चूजे ने ये देखा तो फौरन दौड़कर जांच करने पहुंचा, लेकिन नासिका कीड़े की बची खुची देह ने छोटे चूजे को ही जिगे का साथी समझ लिया और मरते मरते भी उसे साथ घसीटना चाहा। जिगे ने मुश्किल से खुद को संभाला और झपट पड़ा और उस आखिरी वार को रोक लिया, लेकिन वो खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। जिगे को अपनी वजह से इस हाल में देखकर छोटे चूजे का दिल अपराध बोझ से भर गया। अगले कुछ दिनों में उसने जिगे की जान की परवाह की, लेकिन उस छोटे से बदन ने जो कर सकता था वह भी बहुत कम था। फिर भी
उसने जरा भी हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी नींद हराम देखभाल के नीचे। जिगे की चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगी। आंख खुलते ही पहली नजर जिगे ने खुद को धूल और चोटों से सना हुआ पाया और बगल में थका हारा छोटा जुइसी पड़ा था। तुरंत समझ गया, उसी छोटे से ने उसे बचाया था। सोचा भी नहीं था कि खुद उससे इतना छोटा सा एहसान भी चुकाना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं था, उसे बस मानना पड़ा और छोटे जुइसी को अपने साथ चलने दिया। लेकिन उसने सख्त बात भी कह दी, अगर छोटा जुइसी पीछे पड़ा तो वो उसे उसी वक्त छोड़ देगा। जिगे की तरफ से अपनी इस जान बचाने वाले पर इतनी बेरहम बात सुनकर छोटा जुइसी गुस्से से उछल पड़ा। वो जवाब देने ही वाला था, तभी ऊपर से अचानक एक खतरनाक माहौल तैर आया। एक पूरा काला और बेहद सख्त निगाहों वाली मुर्गी आसमान से उतरी और जिगे पर झपट पड़ी। उसके शरीर पर एक अजीब सा बिजली छोड़ने वाला हथियार भी था और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने जिगे का नाम लेकर पुकारा। लेकिन जिगे का चेहरा तो देखते ही सुन्न पड़ गया। तू कौन है? इस सवाल ने सामने वाले को पूरी तरह आग बबूला कर दिया। वो वहीं जिगे को मार देने पर उतर आया और दूर खड़े तमाशा देख रहे लोग भी हैरान रह गए। देखने में लग रहा था कि जिगे ने वाकई सब कुछ भुला दिया था। इसका नाम था एलिजाबेथ वाली काली मुर्गी। वो उसे अतीत में ले जाने लगी। अमीर घराने में जन्मी एलिजाबेथ उसके बेहद नर्म दिल माता पिता थे। वो बचपन से ही प्यार दुलार में बड़ी हुई। लेकिन एक दिन वो शांत जिंदगी एकदम अचानक आए विशाल दानव ने तोड़ दी। तब इसी लाभी दुनिया के जिगे ने उन सबको बचा लिया। जिगे की वो वीर और बेखौफ छवि एलिजाबेथ के दिल में बस गई। वो साथ में रेतीले किनारे पर टहलते थे। जिगे की सुनाई वो रोमांचक जानलेवा कहानियां उसे गहराई तक खींच लेती थीं और उसी रोमांटिक रात में उन दोनों के बीच एक खूबसूरत याद बन गई। लेकिन एलिजाबेथ जब उसी मोहब्बत में पूरी तरह डूब गई तो जिगे उठ खड़ा हुआ और जाने का फैसला कर लिया। और बस आधा साल ही बीता था, जिगे ने वाकई सब कुछ भुला दिया था। एलिजाबेथ ने कसम खाई कि उसे कभी माफ नहीं करेगी। फिर वो डरावना हथियार घुमाकर दोबारा जिगे पर टूट पड़ी। हथियार पर खौफनाक बिजली लिपटी हुई थी। सीधे जान लेने पर उतारू। वो इस लड़की के दिल से खेलने वाले निकम्मे मुर्गे को कीमत चुकाना चाहती थी। दो साए, एक आगे एक पीछे, गली में तेजी से दौड़ने लगे और लोग घबराकर इधर उधर हटने लगे। जिगे ने एक मौका पकड़ा, पांव से बिजली के खंभे पर सहारा लेकर एक जोरदार उड़ती लात मारी। लेकिन एलिजाबेथ लगातार अपने बिजली वाले हथियार से वार रोकती रही। जिगे अपनी फुर्तीली चाल से चक्रवात की तरह बचता रहा और सही वक्त देखकर अचानक पंजों से एलिजाबेथ का हथियार जकड़ लिया। बगल वाला छोटा जुइसी तो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया और एलिजाबेथ का शरीर एकदम ढीला पड़ गया। उसकी सोच फिर से उस रात की यादों में खींच गई। असल में जिगे तब ऐसा ही करता, क्योंकि वो शुरुआत से ही एलिजाबेथ के शरीर पर असली कत्ल की नीयत महसूस ही नहीं कर पाया। दो मुर्गों की लड़ाई ने जल्दी ही पुलिस को पीछा करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें बस फिलहाल लड़ाई रोकनी पड़ी। पहले इस मना किए हुए इलाके से निकलो। तभी तक एलिजाबेथ को मानना ही पड़ा। अपने दिल में वो जिगे को बिल्कुल नहीं भुला पाई थी। वे भागते भागते एक छोटे जंगल में जा पहुंचे। इसी वक्त छोटी चूसी के पास ही मौका था हिम्मत जुटाकर एलिजाबेथ के सामने अपना हक जता सके। तभी एलिजाबेथ को भी आखिर समझ आया कि वो खुद क्यों आई थी। सिर्फ बदला लेने नहीं, उसका असली मकसद जिगे के साथ रहना था और सारे दानवों को मिटा देना था। जिगे के चले जाने के बाद से एलिजाबेथ जिस शहर में थी वो दानवों के हमले की चपेट में आ गया था। उसके सारे अच्छे दोस्त उस आपदा में मारे जा चुके थे। ये सोचकर कि दूसरी जगह शायद वहां भी दानवों का खतरा सामने होगा। जरूर और भी लोग होंगे जो उसकी तरह अपने अपने घर वालों और दोस्तों को खो चुके होंगे। जब जिगे ने सुना कि एलिजाबेथ दानवों का शिकार करने की इतनी बड़ी वजह बता रही है तो उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं हुई। वो तो बस अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। लेकिन एलिजाबेथ ने आगे कहा कि उसे पता है उस राक्षसी दानव का ठिकाना कहाँ है। उसने एक मोबाइल निकाला। स्क्रीन में अब तक देख चुके सारे दानवों का रिकॉर्ड था। शुरू में ये दानव बस कम अक्ल वाले अजीब जीव थे, लेकिन हाल ही में एक डरावनी म्यूटेंट प्रजाति सामने आई है। उनमें इंसानों जैसी भावनाएं और समझ है और उनका रूप भी नीचे दर्जे के दानवों से अलग है। कुछ तो और भी भयानक तबाही मचा सकते हैं, कुछ अपेक्षाकृत बेनुकीले हैं, कुछ तो इंसानों की मदद भी करते हैं। जिगे ने पहले जिस नाक बहाने वाले दानव को हराया था वह भी एक म्यूटेंट ही था। हाल ही में इंटरनेट पर धड़ल्ले से फैल रही खबर, सफेद दानव नाम का एक विशाल म्यूटेंट है, बहुत खतरनाक। उसका दायां हाथ मुर्गे के सिर में बदल सकता है और उसका रूप उस मुर्गी के बच्चे जैसा एकदम था जिसे कभी खा लिया गया था। और भी डरावनी बात यह थी कि जैसे ही वो इस मुर्गे के सिर को उछालता भयंकर आग की लपटें रास्ते भर शहर को भस्म कर देती। और इस दानव की गर्दन पर एक अजीब सा तिल जैसा निशान था जो उस दानव से पूरी तरह मिलता जुलता था जिसने कभी जिगे की बहन को खा लिया था। कभी न बुझने वाली प्रलयकारी आग एक झटके में जिगे को घेर लेती है। उसकी दहाड़ की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। लेकिन गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। जिगे ने कसम खाई कि वो उस दानव को जरूर ढूंढ निकालेगा और इस खून के कर्ज का हिसाब पूरी तरह चुकाएगा। अगले दिन तीनों मुर्गे एक सुनसान गर्म पानी के झरने पर पहुंचे। क्योंकि अब एक ताकतवर दानव से भिड़ना था तो पहले अपने जख्मों की अच्छी तरह देखभाल करनी थी। लेकिन जिगे को तो पानी से बेहद डर लग रहा था। एलिजाबेथ ने यह देखा और बिना किसी नरमी के उसे एक लात मारकर झरने में धकेल दिया। झरने में नहाते वक्त जिगे ने छोटे चूजे के लिए एक नाम रखा, जीवजी। और एलिजाबेथ ने भी ध्यान दिया कि जीवजी की पीठ पर रंग से लिखा था 2 शब्द। लेकिन इससे जीवजी के अंदर पापा बाउनान की याद और गहरी हो गई। वो एकदम उछल पड़ा और झरने से बाहर निकलकर बाउनान को ढूंढने भागा। लेकिन बहुत जल्दी वो फिर लौट आया क्योंकि उसे लगा कि वो जिगे को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन रात होते होते जीवजी फिर से गायब हो गया। इस बार वो खुद नहीं भागा था बल्कि एक काली बिल्ली के म्याऊं करने पर जंगल के गहरे हिस्से में ले जाया गया। जिगे और एलिजाबेथ पीछे पीछे पीछा करते रहे, जरा भी नहीं रुके। अगर आखिरी हद तक भी धकेल दिया जाए, काली बिल्ली भी अपने मुंह का शिकार छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसके पास एक नन्हा सा चूजा है जो दूध पी रहा है जिसे 10 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था और उसे तुरंत दूध की जरूरत थी। एलिजाबेथ ने सुनकर कहा, यहाँ तो अपने पास थोड़ा चारा है। कहते ही वो ताकत लगाने लगी और फिर एक बड़ा सा
पौष्टिक ताजा अंडा निकाल दिया। 2-3 नन्हे चूजों को खिलाना तो कुछ भी नहीं, एलिशाबेथ के लिए दानव का अंडा बेकार होता है, वो वैसे भी बनते ही सीधा फेंक देती है। अब इसे लाकर चूजे को खिलाना कभी कभी तो बर्बादी भी नहीं लगती। लेकिन सामने वाली काली बिल्ली गले में एक हार पहने हुए थी, शायद उसका कोई मालिक है। काली बिल्ली खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। तभी जिगे को अचानक एक अजीब सी चूसने की आवाज सुनाई दी। उनके सामने जमीन के एक बड़े टुकड़े में एक तंग सा सुराग था। आवाज उसी सुराग से आ रही थी। कोई जमीन खोद रहा है। इन लोगों की आंखें तो बिल्कुल खाली थीं, व्यवहार भी जड़ सा था, ऊपर से बेहद अजीब लग रहे थे। और उनमें से एक औरत उसी काली बिल्ली की मालकिन थी। असल में 10 दिन पहले एक दानव जानवर अचानक आ धमका और आसपास के गांव वालों को अपने काबू में कर लिया। उन्हें न खाने दिया, न पीने, और लगातार सुराग खुदवाता रहा। और वो दानव जानवर खुद करीब के गांव में सब पर नजर रखे हुए था। अभी सबसे खतरनाक हालत में गांव के छोटे से अंधेरे घर में बंद कुछ बच्चे थे। वे बहुत समय से पेट भरकर नहीं खाए थे। लग रहा था अब और नहीं टिक पाएंगे। सबसे आगे का लड़का अजहेंग सबको लेकर मिलकर बड़े दरवाजे को धक्का देकर खोलने में कामयाब हो गया। जोरदार धमाके ने तुरंत जिगों को अपनी तरफ खींच लिया। अजहेंग पहले एक पहरेदार को काबू में करके सबको भागने देने ही वाला था, लेकिन दूसरे हथियारबंद पहरेदार ने फौरन उस पर बंदूक तान दी। अजहेंग की जान जैसे एक धागे पर लटक गई। तभी एक जबरदस्त बिजली की लहर अचानक टूट पड़ी और दोनों पहरेदारों को वहीं बिजली के झटके से गिरा दिया। असल में जिगा और एलिशाबेथ ठीक समय पर पहुंच गए थे। एलिशाबेथ ने मोबाइल पर टाइप किया और उसे आवाज में बदल दिया, जिससे अजहेंग ने गिरे हुए पहरेदारों को बांध दिया। तभी बच्चों को डर के मारे समझ आया कि एलिशाबेथ कोई आम मुर्गी नहीं है। इसके बाद सब लोग अजहेंग के घर पहुंचे। काफी देर से भूखे थे। बच्चों ने सब्जी वाला चिकन सूप और नूडल्स के कई बड़े बर्तन बनाए। भूख ऐसे लगी थी जैसे भेड़िया निकल जाए। रात के खाने के बाद एलिशाबेथ ने जिगे को बुलाना चाहा कि कल साथ चलकर दानव जानवर के ठिकाने की जांच करें। लेकिन जब जिगे को पता चला कि वही दानव जानवर उस दुश्मन वाला सफेद दानव जानवर नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा था, तो उसने साफ इनकार कर दिया। जहां तक इस दानव जानवर की वजह से किसे तकलीफ हुई, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। जिगे की बेरुखी से एलिशाबेथ बेहद निराश हो गई। तभी जिगे की आंखें अचानक फैल गईं। वो साल में बस 1-2 बार आने वाला, काबू से बाहर हो जाने वाला जोश फिर लौट आया। उसका गर्मी का दौर आ गया था। उस पल जिगे पूरी तरह जोश में था। तो उसने अपना निशाना फिर से अपने पास खड़ी एलिशाबेथ की तरफ मोड़ दिया, लेकिन एलिशाबेथ ने उसे जरा भी मौका नहीं दिया। जिगे की जिद अब होश खोती जा रही है। एलिजाबेथ ने वादा किया बस वो उसकी मदद करे कि वो उसे खत्म कर दे, गांव वालों को काबू में रखने वाला दानव, ताकि उसकी अपनी चाहत पूरी हो सके। लेकिन जिगे को पता चलता है कि सबसे जल्दी भी उसे कल के बाद ही कदम उठाना होगा। बेचारे उस पर उसने गुस्से में आकर अपने ही पंख को काट लिया और दर्द की आग में अपने दिल की उथल पुथल को दबा दिया। यहाँ तक कि पूरी रात जिगे को बस शौचालय में चुपचाप बैठना पड़ा। अगली सुबह तक एलिजाबेथ हैरान रह गई जब उसने देखा कि अजिंग गायब था। वो जो गांव वालों को काबू में रखने वाला दानव था, असल में अजिंग का पिता निकला। जो इंसान दानव बन जाता है उसमें कोई भावना नहीं बचती। अजिंग इस तरह दौड़ कर गया कि बिना किसी शक के मार दिया जाता। ये खबर सुनकर जिगे ने आखिरकार हाथ बढ़ाने का फैसला किया। इस समय अजिंग पहले ही अकेला दानवों की बस्ती के घर तक पहुंच गया था। वो अपनी ताकत के सहारे अपने पिता को वापस लाना चाहता था। अजिंग ने पहरेदार से निकाली गई बंदूक, लेकिन अगले ही पल उसे दानव ने आसानी से उड़ा दिया, जैसे उसने बेटे को पहचान ही लिया हो। दानव के विशाल शरीर पर अचानक पिता का धुंधला चेहरा उभर आया। असली बात यह थी कि अजिंग का पिता एक ऐसा जुआरी था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। घर में अक्सर इसी वजह से कर्ज की पर्चियों का ढेर लग जाता था, लेकिन वो फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता था। एक दिन वो अनजाने में पहाड़ी खाई में गिर पड़ा, लेकिन बुरे में भलाई मिल गई। उसे कुछ प्राचीन सिक्के और एक पुरानी किताब मिल गई। उस आदमी ने इतिहास खुद पढ़ना शुरू किया और सच में किताब के अक्षर पढ़ने में सफल हो गया। फिर पता चला कि उसमें दर्ज है एक ऐसी जगह जहां 1 अरब यान से भी ज्यादा कीमत का खजाना छिपा है। उसके बाद लालच का एक बीज उसकी गर्दन में जड़ पकड़ने लगा। वो किसी दैत्य की तरह घर वालों की सलाह को अनदेखा करता रहा और पागलों की तरह मंजिल के पास खुदाई करता रहा। ये खुदाई पूरे 1 साल चली, लेकिन हाथ कुछ भी न लगा। उसकी भारी भरकम जिद ने उसे तेजी से काला कर दिया और आखिरकार वो दानव बन गया। और ये दानव भी उस इंसान की तरह ही पैसे के लिए दीवानगी से भरा हुआ था। इस तरह की भावना के असर में दानव तेजी से फूला और बड़ा हो गया और घर को चूर चूर कर दिया। खुशकिस्मती से जिगे ने घर गिरने से पहले अजिंग को बचा लिया। टूटते फूटते जिगे को देखते हुए दानव की गर्दन की जंजीर अचानक खुल गई और उसकी एक अजीब सी आंख दिखी। एलिजाबेथ और जिगे ने कुछ ठीक नहीं देखा और फौरन हट गए। अजीब रोशनी छोटी बहन के शरीर पर जा पड़ी। फिर अगले ही पल वो जमीन को मशीन की तरह कुरेदने लगी और पहले उन काबू किए गए गांव वालों जैसी सुन्न हो गई। इसी बीच एलिजाबेथ के हैरान होने के मौके का फायदा उठाकर दानव ने सारी ताकत समेटकर एक घूंसा मारा, लेकिन एलिजाबेथ ने फुर्ती से बचा लिया। एलिजाबेथ ने बिजली जैसी ताकत जुटाई और एक डंडे से दानव को दे मारा, लेकिन इतनी बड़ी काया पर ऐसा वार बिल्कुल बेअसर था। तभी ताकत जमा कर चुका जिगे भी पूरी ताकत से छलांग लगाकर लात मारने दौड़ा, लेकिन दानव के पास पहुंचते ही दूसरी तरफ की जबरदस्त ताकत ने उसे धकेल कर पीछे कर दिया। इस पल दानव की गर्दन की सारी जंजीरें तेजी से खुल गईं और उसकी असली चरम अवस्था बाहर आ गई। ऊपर से वो बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन असल में वो तो अनगिनत खाली पड़े बटुए जैसे शरीर से बना था। सच में बहुत भयानक था। जिगे अब और बकवास नहीं करता, तलवार जैसी धार से सीधा हमला करता है और एक जलती हुई सांस बाहर निकलती है जो दानव की पीठ के पीछे पड़े बड़े पत्थर पर जा लगती है। पल भर में पत्थर चूर चूर हो गया। पूरा दम लगाकर वार। सच में बच निकलना आसान है, मोटे तौर पर यही वजह होगी। ऑटमैन हमेशा आखिर में ही किरणें छोड़ता है, लेकिन इरिसा ने दूर बिजली की तार देख ली। अचानक उसे एक बढ़िया आइडिया सूझा। उसने जिगे से उस दानव को तय जगह पर खींच लाने को कहा। 2 मुर्गे जंगल में लगातार छलांग लगाकर बहला रहे थे। दानव सच में उनके पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही दानव हाई वोल्टेज इलाके के पास पहुंचा,
जीके अब और नहीं भागा, बल्कि पलटकर दानव पर टूट पड़ा। दानव ने अपनी ताकत दाहिने हाथ में समेट ली। पहले जीके को ही खत्म करने का मन बनाया, लेकिन ठीक जानलेवा वार के एक पल पहले ही वो अचानक रुक गया, क्योंकि उसे वो खजाना महसूस हो गया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। यही उसके पैरों तले इस मिट्टी में। दूसरी तरफ इरिसा इसी वक्त बिजली की लाइन पर उछलकर चढ़ गई। दानव के अब भी उस खजाने की खुशी में डूबे रहते हुए उसने तेज हाई वोल्टेज कट को मोड़ दिया और दानव को सटीक निशाना बनाया। उसे कट से भूनकर राख जैसा कर दिया और उसकी ज्यादातर हरकत की ताकत छीन ली। मौका मिलते ही जीके ने फिर से सबसे तेज झपट्टा मारा। भारी ऊर्जा ने पल भर में दानव की खोपड़ी भेद दी। आखिर में दानव एक जबरदस्त धमाके के साथ धड़ाम से गिर पड़ा और जिन ग्रामीणों को काबू में किया गया था उनकी भी सुध लौट आए। जंग खत्म। जीके तुरंत इरिसा को ढूंढने भागा और अपना वादा पूरा करने की मांग की, लेकिन सामने वाली ने अकड़कर ऐसा रुख दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। और जब दानव हार गया, अजेन के पिता की अक्ल भी वापस आ गई, लेकिन उस वक्त जीके को इरिसा ने अभी अभी ठुकरा दिया था। जीके बाहर से तो अपना गुस्सा उस आदमी पर निकालना चाहता था और उसकी ओर ऊर्जा से भरा झपट्टा मारा। अजेन तगड़ा था। वो घबराकर अपने पिता के सामने आ खड़ा हुआ, फिर जीके से बोला कि वो अजेन के साथ मिलकर काम तमाम करेगा। लेकिन असल में उसका झटका बिल्कुल भी असरदार नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे एक बाल्टी ठंडा पानी चेहरा पर पड़ गया हो। उसने एक पिता के दिल की गहराई को जगा दिया। सच्ची जिम्मेदारी और पिता का प्यार। आखिर इस आदमी को सच में भीतर तक समझ आ ही गया होगा कि इंसान बनना है। जीके ने अपनी समझ से इस परिवार की समस्या को जड़ से सुलझा दिया। ये किसी भी सीधे युद्ध से कहीं ज्यादा मायने रखता है। साथ ही इस बात से भी इरिसा का जीके को लेकर नजरिया बदल गया। जीके ने मौका पकड़ लिया और तुरंत गहराई से बात शुरू कर दी। जीके और दानव की लड़ाई के ये हिस्से इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए। जीके और इरिसा रातों रात ऑनलाइन सनसनी बन गए। चाहे जहां भी जाओ, लोगों की भीड़ घेर कर तमाशा देखने लगती। कुछ दिमाग के कच्चे लोग इन दोनों मुर्गों पर भी नजरें गड़ाने लगे। उन्हें पकड़कर प्रयोगों में इस्तेमाल करने की सोचने लगे। अच्छा हुआ जीके और इरिसा बहुत तेज थे। आम लोग तो उनके पास अटक भी नहीं सकते थे। इस वीडियो को बनाने वाला ब्लॉगर बस ऑनलाइन बढ़ती व्यूज को घूरता रह गया और मन ही मन खुश हो रहा था। इस तरह वह भी ब्लॉगरों की पहली कतार में घुस गया। असल में वो तो बस एक खास रिव्यू करने वाला ऑनलाइन मशहूर पवित्र चीजों का छोटा ब्लॉगर था। बस अफसोस पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, जब तक एक हफ्ता पहले तक जब वो पहाड़ों में दुर्लभ कीड़े ढूंढ रहा था। तभी सहयोग से उसने जीके को रिकॉर्ड कर लिया और इरिसा तथा दानव की लड़ाई के दृश्य। तभी से यह आदमी गाड़ी लेकर पूरी राह जीके का पीछा करते हुए इस शहर तक आ पहुंचा और फिर एक और धमाकेदार वीडियो बनाने की उम्मीद करने लगा। इस वक्त एलिजाबेथ ने यह वीडियो देखा। आखिर समझ आ गया कि इंसान उन्हें पकड़ने पर क्यों तुले रहते हैं। तभी उसने जीके को सलाह दी कि पहले इस पुल के नीचे थोड़ा छिप जाओ। पर जीके का स्वभाव ही कुछ ऐसा था, उसे छिपने से बेहतर अपनी जान देना लगा। जीके को देखते ही वह चल पड़ा। एलिजाबेथ ने जल्दी से उसे टोका, इंसानों को हल्के में मत लो वरना सच में खा लिए जाओगे। लेकिन जीके की तो एकदम सुनने की आदत ही नहीं। देखो, एलिजाबेथ अभी भी पास में खड़ी बड़बड़ा रही थी। जीके भी चिढ़ गया और सीधा अलग होने का फैसला कर लिया। इतना कहकर वो मुड़कर चल दिया और अपनी बहन का बदला लेने अकेले ही निकल पड़ा। जीके अभी ठीक से कुछ कदम भी नहीं चला था कि किसी ने उसे घूर लिया। फिर जीके एक गेम सेंटर जा पहुंचा। सोचा थोड़ा वक्त यहाँ काट लेते हैं। तभी उसकी नजर पड़ी कि सिर्फ 3 एक जैसे निशान घुमाते ही मशीन ढेर सारे सिक्के उगल देती है। अब तो उसमें जोश आ गया और वो खेलने लगा। अचानक जीके के दिमाग में एक आवाज गूंजी। सामने वाला सीधे उसके दिमाग में बात कर रहा था। जीके तुरंत सतर्क हो गया और जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। उसके सामने वाला एक दानव था, लेकिन ये दानव कुछ खतरनाक नहीं लग रहा था और उल्टा जीके को साथ खेलने बुला रहा था। जीके को सच में कोई जानलेवा खतरा महसूस नहीं हुआ तो वो उस पर भरोसा कर बैठा। दानव की अपनी सुस्त चाल वाली अजीब सी शक्ल देखकर जीके तो मानो फुल ऑन लेवल पार कर गया। हर बार वो बिल्कुल सही 3 एक जैसे निशान घुमा देता था, पर क्योंकि वो बहुत जोर से जीत रहा था, दुकानदार की नजर जल्दी ही उन पर पड़ गई। फिर उसने गेम सेंटर के नियम का बहाना बनाकर पालतू जानवर ले जाने से मना किया और जीके व दानव दोनों को बाहर भगा दिया। खैर, दोनों पहले ही काफी जीत चुके थे। जीके ने भी सोचा नहीं था कि यहाँ पैसे भी कमाए जा सकते हैं। पैसे आ गए तो जीके को अचानक समुद्री घोंगे खाने की तलब लग गई, तो उसने मीठी बातों और बहलाने फुसलाने से दानव से उसके लिए एक डिब्बा मंगवा लिया। जैसे ही उसने एक कॉर लिया, जीके की आंखें भर आईं। पिछली बार जब समुद्र किनारे मछुआरों वाला समुद्री घोंघा चखा था, तब से वो इस स्वाद को सपनों में भी याद करता था। लेकिन बस एक कॉर लेते ही जीके ने फौरन उगल दिया। ऐसी जमी हुई समुद्री चीज तो गले के नीचे ही नहीं उतरती। ये तो ताजे समुद्री घोंगे से बिल्कुल अलग खेल है। फिर वो अचानक बहुत दुखी हो गया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो फिर होश में आया तो दानव उसे पहाड़ की चोटी पर बने एक खंडहर में ले आया था। जीके के मन में सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। दानव आखिर ऐसी जगह अकेला क्यों रहता है? तब दानव ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका जन्म आधे साल पहले हुआ था। उस वक्त उसके मालिक को कैंसर निकला था और पता चला कि अब वो बस 1 महीने का मेहमान है। ये सुनकर उस आदमी का दिल टूट गया और वो किस्मत को कोसने लगा। हालांकि उसकी उम्र 47 साल थी, लेकिन उसने कभी प्रेमिका बनाई ही नहीं थी। वो सच में इस हाल में बिना औलाद मरे नहीं जाना चाहता था। ऐसी अधूरी चाहत लिए ही वो दुनिया से चला गया। जिंदा रहने की भारी ललक में उस आदमी की गर्दन पर दबी हुई बीज एकदम खिल उठी और शरीर से अलग हो गई। ये दानव असल में उसी आदमी की जीने की जबरदस्त चाहत से जन्मा था, जो मौत के बाद भी मौजूद रही। और तभी अस्पताल से अचानक फोन आया और उस आदमी को बताया गया कि उसे कैंसर था ही नहीं। असल में पहले की जांच में डॉक्टर ने किसी और का केस उठा लिया था और इसी से यह भयंकर गलतफहमी हो गई। अब तो सारा खेल ही बिगड़ गया। जिस दानव को उस आदमी की जगह जीते रहना था, उसने एक झटके में अपने होने का मतलब ही खो दिया। उसकी पैदाइश ही एक गलती थी।
फिर बाद में दानव शहर में इंसानों के हाथों सताए गए। न सिर्फ उन्हें राक्षस कहकर कोसा गया, बल्कि शहर से भी खदेड़ दिया गया। दिल टूटा तो उसका शरीर और भी छोटा होता गया। आखिरकार वो इस पहाड़ी की चोटी पर आकर बस गया। लेकिन जिगे ने उससे कहा, इस दुनिया में किसी की मौजूदगी बेकार नहीं होती, बस जिंदा रहो, किसी दिन जरूर जीने की अपनी वजह मिल जाएगी। क्योंकि कुछ जिंदगियां जीना चाहती हैं, फिर भी जी नहीं पाती, जैसे उसकी वो बहन जिसे दानव खा गए। देखो, जिगे भी तो एक बदकिस्मत मुर्गा है। दानवों ने अपनी रज्जेगी की जखीरा शराब निकाल ली और जिगे के साथ जमकर पीने का प्लान बनाया। 2-4 जाम गले के नीचे दानव भी आह भरने से न रह सका। सच में शराब तो किसी और के साथ पी जाए तभी मजा है। जिगे ने भी पहली बार नशे में झूमने का स्वाद चखा। यूं ही हंसते खेलते पूरा दिन बीत गया। शाम ढलते ही जिगे और दानव ने विदा ली और फिर से अपनी बहन का बदला लेने निकल पड़ा। लेकिन जिगे अभी ज्यादा दूर भी नहीं गया था। अचानक तेज आंधी उठी और उसने देखा कि आसमान में बहुत सारे पक्षी उधर इधर भाग रहे हैं। जिगे को समझते देर न लगी कि तूफानी बारिश आने वाली है। वो घबराकर जियूजी और एलिजाबेथ की चिंता करने लगा। उधर जियूजी भी जिगे की फिक्र में था और अपनी असली मां को ढूंढने निकला था। एलिजाबेथ उसे पहले बारिश से बचाने ले जाना चाहती थी, लेकिन जियूजी ने उसकी एक न सुनी। उसकी यह बात सीधे एलिजाबेथ के दिल में लगी। उसे भले ही जिगे के साथ खेलना छेड़ना पसंद था, लेकिन दिल ही दिल में वह जानती थी कि वो अब भी जिगे से प्यार करती है। उधर एलिजाबेथ के गायब होते ही एक छोटी सी लड़की वहां से गुजरी और दोनों भीगे मुर्गों को घर ले आए। एलिजाबेथ ने फोन पर उस लड़की से बात करने के बाद जाना कि यह लड़की भी काफी दयनीय है। उसके माता पिता तो बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। वो हमेशा दादाजी के साथ इस जर्जर से घर में रहती थी और अब दादाजी भी गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके थे। इतनी छोटी उम्र में ही वो जिंदगी का बोझ उठाए हुए थी। फिर भी लड़की को जरा भी थकान महसूस नहीं होती थी। बर्तन धोकर वो मन लगाकर होमवर्क करने बैठ जाती। उसका सपना था कि बड़ी होकर डॉक्टर बने ताकि दादाजी का इलाज मुफ्त में कर सके। दोनों मुर्गे जब लड़की की इस नेकदिलियत से भावुक हो रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाला एक आदमी अचानक दरवाजा खटखटाने आ गया और उन्हें जल्दी से इस घर से निकलने को कहने लगा, क्योंकि इस बारिश की रफ्तार बहुत तेज थी। नदी का पानी कब का चेतावनी स्तर पार कर चुका था। यहाँ बहुत जल्दी बाढ़ आ जाएगी। लड़की यह सुनते ही तुरंत दादाजी को धक्का देकर दोनों मुर्गों के साथ बाहर निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वे लोग राहत स्थल की तरफ भागे, बाढ़ का पानी तटबंध तोड़कर उधर उमड़ पड़ा। एलिजाबेथ ने जल्दी से लड़की को कहा कि पहले दादाजी को ऊपर धकेलो, लेकिन ठीक उसी पल व्हीलचेयर का पहिया पत्थर की दरार में अटक गया और बाढ़ का पानी आंखों के सामने और पास आ गया। एलिजाबेथ ने अपनी पूरी ताकत से व्हीलचेयर को थाम लिया और जोर लगाकर आगे धकेलने लगी। जियूजी ने यह मंजर देखा और एलिजाबेथ के बारे में अपनी गलतफहमी भी छोड़ दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुश्किल घड़ी में एलिजाबेथ इतनी सिद्धांतों वाली निकलेगी। फिर जियूजी ने भी अपनी छोटी सी ताकत लगाकर धक्का दिया। देखने में वो भले ही छोटा हो, लेकिन ताकत सच में कम नहीं थी। आखिरकार वे किसी तरह एक संकट से बच निकले और सुरक्षित राहत स्थल पहुंच गए। उधर दूसरी तरफ दानव बढ़ती और भयानक होती बारिश को देखकर जिगे की चिंता करने लगा। लेकिन तभी दानव ने अचानक एक तेज झटका महसूस किया। वो जल्दी ही समझ गया कि यह झटका कहीं दूर नहीं बल्कि बांध की तरफ से आ रहा था। लगता है अभी अभी तटबंध टूटने वाला है। इस वक्त आपदा आश्रय के लोग सुनने में आ रहा है कि बांध के मुहाने पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एलिजाबेथ ने जब ये हाल देखा तो खुद ही मौके पर पहुंचने का फैसला किया। शायद वो आपदा रोकने का कोई तरीका सोच ही ले। जियूजी की नजर पक्की थी। उसने कहा वह भी साथ जाएगा। उधर चश्माधारी आदमी ने फिर से वायरल होने लायक वीडियो शूट करने के लिए अब भी बाहर जिगे की खबर ढूंढनी जारी रखी। लेकिन अचानक उसने बारिश में आगे बढ़ती 2 मुर्गियों को देख लिया और फौरन गाड़ी में चढ़कर उनके पीछे लग गया। उसे क्या पता था कि वहां एक दानव बांध तोड़ रहा है। चश्माधारी ने तुरंत लाइव शुरू कर दिया। शुरू में सबको लगा कि वह दानव सिर्फ बांध को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी दर्शकों को समझ आ गया कि वो असल में बांध को टूटने से रोकने के लिए जान लगा रहा है। एक छोटी लड़की ने मगर देख लिया कि स्क्रीन पर एलिजाबेथ और जियूजी कोई बात समझ में नहीं आई कि वे वहां क्यों दिख रहे हैं। दानव अंकल ने पास में और लोगों को देखा तो घबराकर चेतावनी दी कि यहाँ बहुत खतरा है और उन्हें जल्दी से दूर जाने को कहा। एलिजाबेथ अपने मन की उलझन रोक न सकी और पूछ बैठी, वो तो खुद दानव है, फिर ऐसा काम क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि दानव अंकल सच में इंसानों की मदद करना चाहता था, जैसा जिगे ने उससे पहले कहा था। बस जिंदा रहो तो एक दिन अपनी जिंदगी की असली कीमत मिल ही जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वो हमेशा चाहती थी कि किसी के काम आ सके। अब आखिरकार वो सीना तान कर कह सकती थी, यही उसके होने का मतलब है। जान पर खेलकर भी वो बांध को टूटने से रोकना चाहता था। दोनों मुर्गियां गहरे भावुक हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सच में अच्छाई रखने वाला दानव इस दुनिया में मौजूद है। एलिजाबेथ को शक होने लगा, क्या सभी दानवों को मिटा देने की उसकी सोच गलत थी? पास खड़ा चश्माधारी भी हिल गया। वो कभी वकील बनने का सपना देखता था ताकि मुश्किल में फंसे लोगों की मदद कर सके, लेकिन आखिरी चुनाव के साथ उसने अपनी सारी गलतियों का ठीकरा अपनी मां के सिर फोड़ दिया और अब तक खुद को उसी में डुबोए रखा। तभी उसे समझ आया कि वो तो हमेशा से दुनिया से नाराजगी में जी रहा था। असल में उसके दिल में सब साफ था। आज जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की अपनी बनाई हुई आग थी। बस वो लंबे समय से हकीकत से भागता रहा और मानने को तैयार नहीं था। अचानक एक मुर्गे की तेज बांग ने उसकी यादों की डोर तोड़ दी। एलिजाबेथ ने इशारों से उसे जल्दी हटने को कहा, लेकिन जब तक चश्माधारी संभलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पैरों तले जमीन जोर से दरक कर धंस गई। वो संभल भी न पाया और सीधे बांध के नीचे जा गिरा। चश्माधारी को यकीन ही नहीं हुआ कि उसे बचाने वाला एक मुर्गा निकला। जिगे ने भी नहीं सोचा था कि दानव अंकल खुद आगे आकर बांध को ढहने से रोक देगा। दानव अंकल बेहद खुश था कि वो इस शहर के सब लोगों की रक्षा कर सका। यही उसकी जिंदगी का मतलब था। जिगे को लगा कि वो सच्चा न झुकने वाला नायक है, लेकिन दानव अंकल की भी एक सीमा थी।
पल भर में वो उफनते पानी में समा गया। जिगे ने देखा कि उसके पैरों तले की जमीन भी दहने वाली है, तो दोनों मुर्गियों को पहले किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। वो किसी तरह बाढ़ को रोकने की कोशिश करेगा। इतना कहकर वो धुएं की लकीर बनकर वहीं से गायब हो गया और देखते ही देखते पानी दरार से लगातार फूटकर बाहर आने लगा। सभी बचे खुचे लोग निराशा में डूब गए। चश्माधारी ने देखा कि एलिजाबेथ शायद जाने वाली है, पर उसे यकीन नहीं था कि वे मुंह मोड़कर उसे मरने देंगे, तो वो फिर से उनके पीछे दौड़ा। जिगे ने बाढ़ के रास्ते पर पहले ही एक संकरी नदी धारा के मुहाने पर कदम जमा लिए। पास की चट्टान पर जबरदस्त दांव चला। गर्ग भुर का सीधा वार। टूटे पत्थरों ने नदी का रास्ता जल्द ही जाम कर दिया, लेकिन बाढ़ की जबरदस्त टक्कर के सामने पत्थरों का ढेर पलक झपकते ही बिखर गया। जिगे ने हार नहीं मानी, उसे कुछ और ठोस चाहिए था, और आगे की वो अकेली ऊंची चट्टान ठीक वैसी ही थी। एलिजाबेथ समझ गई कि जिगे क्या सोच रहा है। वो उस चट्टान को उठाकर नीचे फेंकना चाहती थी, सीधे नदी को बंद करने के लिए और पीछे की चट्टानों का सहारा लेकर पानी की ताकत रोकने के लिए, लेकिन तभी बाढ़ अभी अभी पहुंचने ही वाली थी। जिगे पर उड़कर आया पत्थर भी जा लगा। ये दृश्य देखकर एलिजाबेथ को जिगे से पहली मुलाकात याद आ गई। उस वक्त भी जिगे ने उसी अजनबी की जान बचाई थी, और फिर वो अब भी वही बेबस इंसानों की जान की परवाह करने वाला मुर्गा था। एलिजाबेथ को आखिर समझ आ गया कि उसके दिल की बात क्या है। दरअसल उसे जिगे से ही प्यार था। किसने सोचा था कि यह एक हादसा फिर से हो जाएगा। गिरती हुई चट्टान बीच में अटक गई। जिगे उसे फिर से ठीक करने की सोच ही रहा था। तेज उफनता पानी पल भर में उसे निगल गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिगे सीधे अपना बड़ा रूप ले लेगा। आखिरकार चट्टान धक्का खाकर नीचे गिर गई और बाढ़ को रोक लिया। दानव बड़े चाचा और जिगे ने जान की बाजी लगाकर जो मेहनत की थी, तभी जाकर पूरे शहर को बचाया जा सका। जिगे उस काली कंपनी की घटिया रसायन परियोजना से बेहद नाराज था। उसका गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा था और फिर वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसी समय चश्मे वाला भी पूरी तरह होश में आ गया। वो अब और सिर्फ रेत की खातिर हथकंडे अपनाने वाला इंसान नहीं बनना चाहता था। एलिजाबेथ को समझ नहीं आया। जिगे ने तो कहा ही था कि अपनी बहन के दुश्मन के अलावा उसे किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं, लेकिन ठीक 1 घंटे पहले जिगे को एक बहुत ही अनहोनी सी आहट हुई। उसे पता चला कि बड़ा बांध टूटने वाला है और पूरे शहर के पानी में डूब जाने का खतरा है। उसने दोनों मुर्गियों की जान को लेकर चिंता की। तभी उसने पक्का तय किया कि वो आगे बढ़कर रोकेगा। वो बाहर से तो अकड़कर बोला कि वो बस इत्तेफाक से गुजर रहा था, पर मन ही मन दानव बड़े चाचा की वीर कुर्बानी पर उसका दिल पसीज गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दानव बड़े चाचा तो किस्मत से बच ही गए थे। जब उसने देखा कि बाढ़ रोक दी गई है, दानव बड़े चाचा ने समझ लिया कि यह जिगे का ही काम है। वो बहुत जल्दी भागकर जाने की तैयारी कर रहे जिगे तक पहुंच गया और कहा कि अगली बार मिलने पर वो जिगे को सबसे ताजा समुद्री केक खिलाएगा। लेकिन जिगे ने सोचा भी नहीं था कि यह विदाई हमेशा के लिए होगी। पता चला कि दानव बड़े सच में इंसान की शक्ल बिल्कुल सही तरह से ओढ़ सकते हैं, और जो दानव इंसानियत बचाए रखते हैं उन्हें गद्दार मान लिया जाता है और सबसे पहले उनका शिकार किया जाता है, इंसानों को बचा लेने के बाद। उस रात जिगे ने एक भयानक सपना देखा। सपने में उसकी घायल बहन चारों तरफ थी और उसे लगातार डांट रही थी कि उसने अपनी हिफाजत ठीक से नहीं की। जिगे एकदम से चौंक कर जाग गया और भारी दिल को हल्का करने के लिए अगली सुबह तड़के वो जियूजी और एलिजाबेथ को साथ लेकर एक रेतीले मैदान में आ गया। बिना 2 बार सोचे वो लेट गया और रेत पर लोटपोट होने लगा। जियूजी को लगा कि वो मिट्टी में खेल रहा है और वह भी झट से पास आकर उसके साथ लुढ़कने लगा। यह नजारा देखकर एलिजाबेथ बस इतना समझा सकी, जिगे रेत से नहा रहा है ताकि उसके बदन पर लगे घिनौने परजीवी और छोटे छोटे कीड़े हट जाएं। समझे, हम इंसानों के नहाने धोने से बस थोड़ा ही अलग है, लेकिन आखिर वो तो एक अमीर घराने से है। पक्का ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। बस हो गया, 1 बोतल कीड़े मार दवा निकालो और अपने ऊपर ही छिड़क दो। ये नजारा देखकर जियूजी और जिगे दोनों चुप हो गए। तभी पीछे से अचानक आवाज आई। मुड़कर देखा तो पता चला 2 कबूतर थे जो कुछ सुन रहे थे। क्या ये वही है जो पहले दानव के साथ लड़े उस मुर्गे वाले थे? एलिजाबेथ ने पक्का जवाब दे दिया। ये सुनते ही दोनों कबूतर तुरंत जोश में आ गए, एकदम चमचमाते हुए जिगे की तरफ देखने लगे और बोले, जिगे और दानव की लड़ाई वाला अंदाज कमाल है। कबूतरों की दुनिया में तो ये बात पहले से फैल चुकी थी। फिर उन्होंने गठजोड़ का न्योता दे डाला। असल में इस बार उन्होंने 3 मादा कबूतरों से मिलने का तय किया था, लेकिन एक नर कबूतर को अचानक कुछ काम आ गया और वो नहीं आ पाया। इसलिए उन्होंने जिगे से मदद मांगने की सोची। जिगे के दिल में गहरी दुश्मनी और गुस्सा भरा था। वो वैसे भी ऐसे काम में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, पर दोनों कबूतरों की गिड़गिड़ाहट से उसका दिल पिघल गया। एलिजाबेथ भी पास में आकर बोल पड़ी। कोई रास्ता नहीं, उसे मानना ही पड़ा। वो तो सोच रहा था कि उसका इंतजार खूबसूरत मादा कबूतरों की निगाहें होंगी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था जिगे ने फौरन चिल्लाकर कहा, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कहा गया था। दोनों कबूतर जल्दी से जिगे की बहादुरी की दास्तान एक बार फिर सुनाने लगे और उसे दानवों से जंग का असली नायक बता दिया। मगर उन्होंने सोचा भी नहीं था, तीनों मादा कबूतरों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि उन्होंने नाफरमानी भरी बातें भी कह दी और बोले कि जिगे के सिर पर लगा वो यंत्र जैसा लुक वाकई उल्टी में चली दिला देता है। जियूजी तो वहीं आग बबूला हो गया और जोर से बोला, मेरे पति को गाली देना बंद करो। वो वापस पलटकर बोलने ही वाला था, लेकिन एलिजाबेथ ने एक झटके में उसे खींच लिया। एलिजाबेथ ने जिगे को एक तरफ ले जाकर सख्त हिदायत दी कि चाहे जितनी भी नाराजगी हो, हाथ नहीं उठाना, क्योंकि ये दोस्ती का मौका है। जिगे को अपनी ताकत जितनी हो सके उन्हें दिखानी होगी, तभी तो कबूतरों की मुर्गों को लेकर राय बदली जा सकती है। ये सुनकर जिगे को तुरंत बात समझ आ गई। ये तो पूरे मुर्गा जात की इज्जत का सवाल था। ये सोचते ही जिगे सीधे मेज पर कूद गया
और अपनी ठोस मजबूत मांसपेशियां दिखाने लगा। वो समझा था कि इससे सब चकित रह जाएंगे, लेकिन असर उल्टा ही निकला। और ये तो बस शुरुआत भी नहीं थी। वो तीनों मादा कबूतर तो खास तौर पर चोट वाली जगह ही छेड़ने लगी और पूछने लगी कि क्या जिगे लंबी दूरी की उड़ान भर सकता है। जिगे ने भले मान लिया कि वो खुद उड़ नहीं सकता, लेकिन तुरंत अपनी दूसरी खूबियां गिनाने लगा। वो तो सुबह जल्दी उठता है और उसके पास एक बड़ा शानदार यंत्र भी है। पर मादा कबूतरों की नजर में ये सब कुछ भी नहीं था। हद से ज्यादा अपमानित जिगे ने वही मेज पलट दी और ऊंची आवाज में कहा, उन्हें खुश करने की कोई जरूरत ही नहीं। एक मुर्गा होने के नाते बस उसे इज्जत के साथ जीना आना चाहिए। इतना कहकर वो सिर भी न घुमाया और चला गया। और फिर क्या, कुछ मादा कबूतर झटपट उसके चारों ओर जमा हो गईं और उसे अपना मर्द बनने की जिद करने लगी। ये सब देखकर एलिजाबेथ सचमुच निरुत्तर रह गई। लेकिन अच्छी बात है कि जाति अलग है। लगता है जिगे जवाब नहीं देगा। पर जियान ने सोचा ही नहीं था। अगले ही पल जिगे तो मानो सीधे टक्कर लेने को तैयार निकला। एलिजाबेथ गुस्से में चिल्ला पड़ी, कह दिया कि जिगे बस जोड़ी बनाने की सोचने वाला समय प्रबंधन का उस्ताद है। ये बात सुनते ही कई कबूतरों ने वहीं इसे नीचे झुकता देख लिया। गाली बकते हुए सिर घुमाया और चल दिए। जिगे गुस्से से कांप उठा। उसे तो लगा था कि आखिर कुछ अच्छा होने वाला है। सोचा ही नहीं था कि एलिजाबेथ ने सब गड़बड़ कर दिया। एलिजाबेथ को अपने आदमी की अच्छी बात बिगाड़ते देख जी बहुत नाराज हुआ। वो अभी उसे डांटने ही वाला था कि तभी पैर फिसल गया और वो लगभग गिर पड़ा। अच्छा हुआ उसी वक्त एक हाथ ने उसे समय रहते पकड़ लिया। पता नहीं क्यों जिगे को हमेशा लगता था यह आदमी इतना बड़े सांप के गोले जैसा क्यों लग रहा है। इसी वक्त दूसरी तरफ जिगे जैसे रंग वाला एक मुर्गा कुछ दानवों ने घेर रखा था। ये दानव बाकी सबसे थोड़े अलग थे। उनके शरीर पर अब भी कुछ इंसानी लक्षण बचे हुए थे। उनमें से एक के हाथ में अब भी एक सफेद मुर्गी पकड़ी हुई थी, जिसका रंग और चेहरा जिगे से बहुत मिलता था। वो सीधा उस सफेद मुर्गी को पकड़कर बोल रहा था कि सामने वाला बच्चा जल्दी भाग जाए। कोई फायदा नहीं था। वो मुर्गी बस दांत पीस सकी और मुड़कर चली गई, क्योंकि अपनी ताकत के भरोसे वो अपने पिता को बचा ही नहीं सकती थी। उसे जरूर इतना मजबूत कोई मददगार ढूंढना पड़ेगा। कैमरा फिर जिगे की तरफ लौटा। वे नदी किनारे खाना खा रहे थे। बहुत जल्दी एलिजाबेथ ने मछली के टुकड़े अच्छी तरह तल दिए। जिगे तो ये भी कहना चाहता था कि ये चीज तो पक्के तौर पर खाने लायक नहीं होगी, लेकिन एक कौर चखते ही उसे लगा जैसे जन्नत मिल गई हो और तारीफ पाने लगी। एलिजाबेथ बहुत खुश थी। वो खाने ही वाली थी कि जिगे ने उसे रोक लिया और जमीन पर पड़े मछली के टुकड़ों को ध्यान से देखने लगा। उसने साफ कह दिया कि उसका अपना टुकड़ा छोटा है। एलिजाबेथ को गुस्सा आ गया। सोचा ही नहीं था कि जिगे इतना चालाक निकलेगा और इतनी सी बात का भी हिसाब रखेगा कि जो वो खुद बांट सकती है वही उसे खिला दे। तो उसे तो एहसान मानना चाहिए था ऐसी मेहनत पर। जिगे ने तो उसकी कोई बात ही न मानी और बेहया बन गया ताकि एलिजाबेथ उसे और थोड़ा बांट दे। यह नजारा देखकर जी जल्दी से आगे बढ़कर बोला, अगर जिगे को भूख लगी है तो ये हिस्सा खा लो। ये बात सुनते ही जिगे ने बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं दिखाई और एक ही पल में जी का हिस्सा साफ कर दिया, यहाँ तक कि बच्चे का भी हिस्सा छीन लिया। सच में शर्म की कोई हद नहीं। जिगे और एलिजाबेथ को झगड़ते देखकर जी के मन में थोड़ी उदासी आ गई। उसने तय किया कि पास में जाकर देखे, लेकिन क्या पता था उसी वक्त 3 छोटे बदमाशों से सामना हो गया जो अपनी ही जाति पर जुल्म कर रहे थे। जैसा कि कहते हैं, रास्ते में अन्याय दिखे तो तलवार निकालो और मदद करो। जी ने सच में हाथ बढ़ाया और कुछ ही वार में उन तीनों बदमाशों को धूल चटा दी और एकदम रौबदार अंदाज बनाने ही वाला था। उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक दनाव में बदल जाएगा। ये दृश्य देखकर जी हैरान रह गया और भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो दनाव पीछे से लगे हाथ पीछा करता रहा और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जी के पांव उखड़ने ही वाले थे। खुशकिस्मती से एलिजाबेथ ने समय पर 100 बानों की बरसात कर दी और एक बार फिर उसे बचा लिया। फिर से बचा लिया गया। जी के मन में बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि वो बस बोझ है और जरा भी काम नहीं आ रहा। तभी उसके मन में अलग होने का ख्याल आया। जिगे समझ नहीं पाया। उसे लगा कि जी का पेट खराब है, लेकिन समझदार एलिजाबेथ ने भांप लिया कि जी उनके साथ इतने समय से है, फिर भी उसका शरीर जरा भी नहीं बढ़ा। ये साफ तौर पर कुछ गड़बड़ है। वो आखिर क्या छुपा रहा है, ये सोच रही थी। तभी पीछे से अचानक एक आवाज आई और जो आवाज आई वो अभी अभी घिरा हुआ वो मुर्गा था। जिगे ने समझ लिया कि आने वाला शुभ नहीं और उसे अपना नाम बताने को कहा। बेहोशी से उठे जिदी होश में आते ही ज्यादा देर नहीं लगी और वह एलिजाबेथ से कुछ ज्यादा ही दोस्ताना हो गया। इतना कि जिगे गुस्से में उसे एक लात मारकर उड़ा देता है। इसके बाद उसने उल्टा पलटकर वार किया और कहा कि उसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी। भाई तो है, इंसान थोड़ी है। अगर किसी पर गुस्सा निकलना है तो भाभी की कातिलाना अदा पर निकलो, बहुत ही दीवाना कर देती है। इतना कहकर वह आगे बोल पड़ा कि वो खुद जिगे का सौतेला भाई है। भैया आप किसी भी हाल में उस पर हाथ मत उठाइए। इस ड्रामे से सारी मुर्गियां दंग रह गईं और इसी वजह से जिगे के मन में पुरानी यादें फिर ताजा हो गईं। जब वो अभी छोटा था और बाहर टहलने निकला था तो अचानक उसे अपना पिता मिल गया, जो दूसरी मुर्गियों के साथ एक ही जगह था और पास में एक अनजान छोटा चूजा भी था। तब वो छोटा साथी बड़े प्यार से उसे साथ खेलने बुला रहा था। शायद यही वही छोटा चूजा था। जिगे ने इसे खुलकर मान लिया कि पिताजी घर से बाहर निकल गए थे। जिदी इस बार जान की बाजी लगाकर उसे ढूंढने आया था। बस जिगे से गुजारिश करना चाहता था कि वह उसके साथ वापस चले और फंसे हुए पिता को बाहर निकाल ले। इस बात की शुरुआत तो 5 दिन पहले से करनी होगी। उस वक्त जिगे हमेशा की तरह जिदी को साथ लेकर दनावों की तलाश में निकला था, लेकिन जिगे को अचानक एक अलग सी गंध का एहसास हुआ। दोनों उसी गंध के पीछे चल पड़े। तभी एक डरावनी चीख गूंजी और देखते ही देखते उस पर संकट टूट पड़ा। एक रहस्यमयी इंसान छाया से बाहर निकला। उसने बस हल्की सी उंगली उठाई और उस भयानक दनाव को चकनाचूर कर दिया। फिर पंख फैलाकर दनाव को लेकर सीधे उड़ गया।
इस अजीब हरकत से पीछा करते जिगे और जिदी दोनों हैरान रह गए। वे पूरी ताकत से पीछे लगे रहे। आखिरकार एक उजड़े हुए कारखाने तक पहुंच गए और इसी कारखाने के भीतर उन्होंने कई बेहोश हो चुके दानवों को देखा। उनके शरीर में जरा भी कातिलाना इरादा नहीं था। उस रहस्यमयी आदमी ने इन दानवों को यहाँ पनाह दी थी। आखिर उसका हिसाब क्या है? जब दोनों मुर्गे सोच में डूबे थे तभी उन्हें समझ आया कि वो आदमी बहुत पहले से उनका पीछा कर रहा था और वो आदमी तो और भी उम्मीद से भरा निकला। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह पीछा उन्हें एक अनपेक्षित हासिल भी देगा और वो थी 5 रंगों वाली यादों की जाति की काली पोशाक। लेकिन वो जरा भी नहीं हिचका और तुरंत दानव को नचाने लगा, जिदी को भी पकड़ लेने की फिराक में। अच्छा हुआ जिदी की चाल तेज थी। वो कई जानलेवा हमलों से एक के बाद एक बच निकला, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तभी एक और आदमी अचानक हाथ डाल देगा। बस उसने अपनी दाहिनी बांह को सीधे एक गटलिंग गन बन गई। जिदी पर तो बस ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। जिदी भले ही जितनी तेज भागे फिर भी उसके बदन में कई गोलियां लगी। उसने गहरी चोट खाई। ऐसी हालत के सामने वो अकेला बिल्कुल भी मुकाबला नहीं था। अगर सामने वाला बस दानव होता तो शायद फिर भी निपट लिया जाता, लेकिन ये दोनों तो साफ तौर पर पिशाच मानव के साथी थे। वो उनसे हरगिज नहीं जीत सकता था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। जिदी दांत पीस रहा था, एक ही सांस में 2 दिन तक भागते भागते। जब वो कहीं जाने की राह नहीं बची थी तभी उसे अचानक याद आया, जिगे बापू ने पहले उसे बताया था कि उसका एक सौतेला भाई भी है। तो अगले कुछ दिनों में वो हर जगह ढूंढता फिरा और पग पग पर पूछताछ करता रहा। आखिरकार वो ये शहर पहुंचा और जिगे को ढूंढ निकाला। लेकिन जिदी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिगे तो एक बात कहेगा और उसकी गुजारिश साफ ठुकरा देगा। जिगे पहले ही अपने सगे बाप से नाता तोड़ चुका था। उसी वक्त उसके बाप ने बेरहमी से उन्हें माँ बेटे को छोड़ दिया था और उसकी माँ भी बाद में बहुत टूटकर उससे दूर चली गई थी किसी भी वजह से। जिगे उस आदमी को कभी माफ नहीं करता। उसकी नजर में बाप तो उससे भी गया बीता कचरा था। ये सुनकर जिदी भी आग बबूला हो गया। वो जिगे को अपने पिता का ऐसा अपमान बिल्कुल नहीं करने देता। जिदी के लिए जिगे न सिर्फ उसका गुरु था बल्कि उसका दोस्त भी था और दानवों से लड़ने का हुनर भी उसी ने सिखाया था। अगर जिगे ने फिर से अपने बाप की बेइज्जती की तो फिर उसके अपने को भाई मानने की उम्मीद ही छोड़ दे। तुम गलत नहीं हो, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम हमारे भाई नहीं हो, तुम एक राहगीर हो। हम एक परिवार नहीं हैं, हमें साथ मिलकर कोई काम नहीं करना चाहिए। पर जिगे ने यह बात जरा भी नहीं मानी। उसने सीधा कह दिया, जिगे तो एकदम सिर से पांव तक निकम्मा है। और फिर तो दोनों भाइयों में वहीं पर हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन जिगे ने कभी सोचा भी नहीं था कि जख्मी जिदी भी अपनी ताकत में उससे कहीं आगे निकल चुका था। जिदी की नजर में जिगे की हरकतें अजीब से भी अजीब थीं। उसके ये दिखावटी करतब किसी काम के नहीं थे। जिदी ने जिगे से लड़ाई छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन जिगे हार मानने को तैयार ही नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में पहली हार इस अचानक आए छोटे भाई के हाथों लिखी जाएगी। फिर भी जिदी अब भी जिगे को मनाने की सोच रहा था कि वो उसके साथ जाकर अपने पिता को बचा ले, लेकिन जिगे का दिल अब भी नहीं माना। वो चिल्ला रहा था, लड़ना है तो अभी लड़ो, इतनी बकवास बंद करो। जिदी के पास और कोई चारा नहीं था। उसे बस अपने कबीले के नाम पर समझाना पड़ा। 5 रंगों वाले मुर्गों की नस्ल का सदस्य होने के नाते उन पर दानवों से लड़ने की जिम्मेदारी जन्म से ही थी। भैया, तुम्हारी रगों में भी वही खून दौड़ता है, चाहे बात पिता की न भी हो। इस दुनिया की खातिर उन्हें भी साथ आना चाहिए। ये बात इतनी भावुक थी कि बगल में खड़ी एलिजाबेथ भी उसे सह न सकी। उसने पूछा कि जिगे आखिर आया कहां से? ये सवाल ज्यादा जरूरी नहीं, एलिजाबेथ ने तुरंत जांच की। अचानक पता चला उस जगह के आसपास हाल ही में ढेर सारे दानव दिखे। लगता है हमें वहां एक चक्कर लगाना ही पड़ेगा। और पहले जिस अच्छे दानव मोरियो से मुलाकात हुई थी वो भी शायद वही है। फिर अगले ही दिन जिगे की टोली बिना रुके मंजिल की ओर निकल पड़ी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पूरा शहर लगभग खंडहर बन चुका था। इस सब के पीछे का असली खलनायक उसी में शामिल वे 5 दानव थे, मोरियो भी। जिगे ने भी आगे कहा, वो पिशाच मानव का खंडहर कारखाना यहीं आगे है। इन बातों का उनसे पक्का कोई न कोई रिश्ता है। उसी वक्त उस खंडहर कारखाने के अंदर जिगे दादाजी को पिशाच मानव बेरहमी से दबोचे हुए थे, लेकिन वे जान जाए या रहे एक शब्द नहीं बोले। तभी अचानक उनके लोगों ने खबर पहुंचाई। 5 दिन पहले भाग निकला वो जिगे कुछ और मुर्गों को साथ लेकर वापस आ गया है। और इसी बीच दूसरी तरफ एलिजाबेथ ने सीधा हमला बोल दिया। एक ही झटके में बड़े कैटफिश को जकड़ने वाली रस्सी से बांध लिया। जीवजी ने भी झटपट मोहजोरी भरी बरसात शुरू कर दी। जीवजी ने सोचा डांट कर उसे होश में ला देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल एक अजीब सा कीड़ा सीधे बड़े कैटफिश के सिर से छेदता हुआ बाहर निकल आया। अच्छा हुआ जिगे की रफ्तार तेज थी, एक ही बार में उसने उस कीड़े का काम तमाम कर दिया। और उसी पल जब वो कीड़ा पूरी तरह मर गया, बड़ा कैटफिश तुरंत होश में लौट आया। लगता है यह अजीब सा कीड़ा यही वजह है कि अच्छे दानव काबू से बाहर हो गए, इस राक्षस की अगुवाई खो बैठे। बड़े कैटफिश ने इसके लिए बहुत आभार जताया। उसने समझाया, हालांकि उसका शरीर काबू में था लेकिन उसकी चेतना हमेशा साफ थी। इन दिनों उसे बहुत बेचैनी हो रही थी क्योंकि इंसानों से दुश्मनी उसकी अपनी मर्जी नहीं थी। ये सुनते ही जिगे को भी चिंता होने लगी। पता नहीं इस वक्त मोरियो पर कितनी आफत टूटी होगी। उन्हें फौरन मोरियो को बचाना होगा। लेकिन उसी समय पास का अड्डा अचानक ठंडा पड़ गया, जैसे हवा तक जम गई हो। कहा गया कि वे पिशाच मानव बेहद खतरनाक हैं। उनकी मौजूदा ताकत के हिसाब से वे उनके सामने टिक ही नहीं सकते। पहले कोई एकदम पक्का प्लान बनाना पड़ेगा। जिगे ने पल भर में समझ लिया, ये छोटा बंदा डर गया है। अड्डा पहले बहस भी करना चाहता था, लेकिन जिगे ने साफ कहा, यह कोई लड़ाई जीतने या हारने का सवाल नहीं, उसे तो बस जाना है और मोरियो को हर हाल में बचाकर लाना है। भैया को ऐसा कहते सुनकर अड्डा चुप हो गया। उसे अंदाजा नहीं था जिगे इतना शानदार मुर्गा निकलेगा। उसे पहले कई बातों को वापस लेना होगा। तभी पास खड़ी एलिजाबेथ ने अचानक कहा,
कि उसे थोड़ा निजी काम निपटाना है। काम खत्म करके वो तुरंत वापस आकर जिगे से मिलेगी। ये सुनकर जिगे के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। अगली सुबह सवेरे जिगे ज्यूजी और अड्डे को साथ लेकर पिशाच मानव के अड्डे के बाहर पहुंच गया और उसी वक्त दूसरी तरफ एक हवाई जहाज एलिजाबेथ के सामने आ उतरा। असल में एलिजाबेथ के पास जो भी साजो सामान था वो सब उसके अमीर बाप की तरफ से था। इस बार भी कोई अपवाद नहीं। उसके पिता ने उसकी मांग के मुताबिक पूरी कंपनी की ताकत झोंक दी। सिर्फ 4 घंटे में उसके लिए एक बिजली झटका राइफल तैयार कर दी। पिता को कुछ जिज्ञासा हुई एलिजाबेथ से पूछने पर कि वह अचानक इस तरह का हथियार क्यों चाहती है। बेटी से मोरियो की बात सुनने के बाद पिता को तब समझ आया। उस बात ने उसे एहसास कराया कि हर हाल में राक्षसों का सफाया करना चाहिए। ये समस्या सुझाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। पिता का विमान जाते ही एलिजाबेथ तुरंत घोड़े की रफ्तार से युद्धस्थल की ओर भागी। इस समय जीगे और उसके साथी पहले ही उन 2 पिशाच मनुष्यों से भिड़ चुके थे। जीगे ने कोई फालतू बात नहीं की, सीधे झपट पड़ा और हमला शुरू कर दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सामने वाले की ताकत इतनी जबरदस्त है। जीगे की हालत देखकर नीले बालों वाला वो पिशाच मानव अचानक अपनी मां की चेतावनी याद कर बैठा। जीगे को छोड़कर बाकी सब मुर्गों को मार डाला जा सकता है। उसे भी नहीं पता था कि जीगे में आखिर ऐसी क्या खास बात है। अब ठीक है, मौके का फायदा उठाकर जरा पर रख ही लेते हैं। फिर उसने एक उंगली चटकाई। अगले ही पल उसकी पीठ के पीछे रंग बिरंगी कई जोड़ी आंखें चमक उठी। उसने कहा कि अगर जीगे उसके इन छोटे भाइयों को हरा सके तो वो मोरियो को छोड़ देगा। बोलते ही उसने एक आदेश दिया। जीगे और उसके साथियों की ताकत देखकर पिशाच मनुष्यों में से पीले बालों वाले के हाथ थोड़े खुजाने लगे। वो खुद मैदान में उतरना चाहता था लेकिन नीले बालों वाले ने उसे हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी। पीले बालों वाले को भी बस मानना पड़ा जब उसने देखा कि उसकी तरफ राक्षसों का झुंड पूरी तरह घेर रहा है। जीगे अपना आखिरी दांव लगाने ही वाला था। मुर्गे की ललकार से खून की राह बिछाने वाला था, लेकिन तभी ऊपर से एलिजाबेथ की आवाज गूंजी। एलिजाबेथ को देखते ही पल भर में राक्षसों का बड़ा दल साफ हो गया। सब लोग अभी जोश में डूबे ही थे, लेकिन अगले ही पल पिशाच मनुष्यों ने 3 और ताकतवर साथी बुला लिए और मोरियो उन्हीं में से एक था। तो मैदान के तीनों ने पल भर में अपना अपना निशाना बांध लिया। जीगे को मोरियो के खिलाफ भेजा गया, उसे जगाने की कोशिश करने के लिए, जबकि मुर्गा भाई और एलिजाबेथ ने बाकी 2 को संभाला। जीगे ने पहले अपने गीत से मोरियो के सिर पर वार करने की कोशिश की ताकि उसके दिमाग के कीड़े को झटका देकर मार दे, लेकिन लगता है कोई असर नहीं हुआ। वो अभी सोच ही रहा था कि मोरियो को जगाने का और क्या तरीका हो सकता है। तभी अचानक ज्यूजी ने खुद आगे बढ़कर इजाजत मांगी और जीगे से कहा कि वो उसे मोरियो के दिमाग में भेज दे। वो खुद अंदर जाकर उस कीड़े का सफाया करेगा। जीगे को लगा कि यह तरीका बहुत खतरनाक है, ज्यूजी की जान भी जा सकती है। ये सुनते ही ज्यूजी ने तुरंत कसम खा ली। कहा कि वो अभी भी मुर्गे भाई के साथ सफेद बालों वाला बूढ़ा बने रहना चाहता है। ऐसे कैसे वो इतनी आसानी से मर जाएगा। उसकी इतनी पक्की बात देखकर जीगे भी बस मान गया। उसने तय किया कि ज्यूजी को नाक के रास्ते अंदर भेज देगा। जैसे ही वे दोनों रणनीति पर बात कर रहे थे, एलिजाबेथ ने पहले ही तेजी से और साफ साफ उसका मामला निपटा दिया था। जिस साथी की जिम्मेदारी उसी पर थी, जीगे ने खंडहर में ज्यूजी के लिए एक हथियार ढूंढा। 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील। फिर वो मोरी की पूंछ से उछलकर आए हाथ के सहारे रेंगता हुआ उसके सिर तक पहुंच गया। वे ज्यूजी को नाक के रास्ते अंदर भेजना चाहते थे, लेकिन तभी मोरी की पूंछ तक अपनी ही मार पहुंच गई। उन्हें वार करने का मौका ही नहीं मिला। ज्यूजी घबरा गया, यहां तक कि उसने ढाल मुंह से मोरी की चेतना को थोड़ा सा जगाने की कोशिश की। काश एक भी काम न आया। मजबूरी में जीगे को खुद फैसला लेना पड़ा। एलिजाबेथ ने पहले मोरियो को चकमा दे दिया। वो अभी एलिजाबेथ को बुलाकर मदद लेने ही वाला था। सोचा भी न था इस वक्त वो बड़ा सर्प मछली पीछे से अचानक कूद पड़ा। एक ही बार में पुराना पेड़ और जड़ हिला दी और मोरियो को कसकर जकड़ लिया। जीगे तुरंत ताकत से आगे बढ़ा। आखिरकार ज्यूजी को सफलतापूर्वक नथुनों से मोरियो के दिमाग में घुसा दिया। ज्यूजी नथुनों की तंग दरार के सहारे लगातार अंदर बढ़ता गया। बहुत जल्दी वो उस कीड़े के सामने पहुंच गया। उसका वो टेढ़ा मेढ़ा बिगड़ा सा चेहरा देख ज्यूजी के दिल में थोड़ा डर आया, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि मोरियो ने कभी बांध की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी थी, वो पल भर में हिम्मत जुटा बैठा। एक छोटे पराक्रमी पक्षी की तरह वो उस नेक मोरियो को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था। लेकिन हाथापाई अभी 3 चाल भी नहीं चली थी कि ज्यूजी बुरी तरह घायल हो गया। शरीर में उठती असहनीय पीड़ा को महसूस कर उसके मन में हार मानने का ख्याल आने लगा, पर उसी पल उसके शरीर पर चढ़े जीगे के पंख अचानक जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर उसे याद आ गया, वही पुराना पल जब जीगे ने बाढ़ रोकी थी। चाहे हालात कितने ही निराशाजनक क्यों ना हो, जीगे कभी आसानी से हार नहीं मानता। उसे लगा मुझे भी वही करना होगा। ये सोचकर ज्यूजी एकदम शांत हो गया और अपने सामने की हर बात को बारीकी से परखने लगा। जल्द ही उसे पता चल गया कि इस कीड़े की वो कमजोरी है जहां वो हिल नहीं सकता। तो फिर वो कीड़े की पीठ पीछे घूमकर वार करने लगा। वो फुर्ती से कीड़े के पीछे पहुंचा और जोर से कील उसके पार ठोक दी। लेकिन क्या पता था, अगले ही पल उसका अपना पेट ही आर पार छिद गया। ज्यूजी बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने जिगे के उन पंखों को देखा और जान गया कि अब वो भी अपना वादा पूरा नहीं कर सकता जो जिगे से सफेद बालों वाले बूढ़े जैसा किया था, और मजबूरी में आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी एक ताकत अचानक उसके भीतर उमड़ आए। न सिर्फ जिगे जैसे दुश्मन को मार गिराने की छाप लेकर आए, बल्कि उसके भीतर बांध हुआ मुर्गे की रक्तचक्र आंख भी जग गई। इस वक्त बाहर अड्डे ने भी अपनी जिम्मेदारी वाला दानव निपटा दिया था और सारे दानवों को मात खाते देखा।
पिशाच मानव ने आखिर खुद हाथ डालने का फैसला किया। अफसोस की बात यह थी, जीवजी का शरीर पलटते ही उसके भीतर की वो चेतना पूरी तरह हावी हो गई। वो कुछ देर पहले तक जो तूफानी ताकतवर परजीवी था, उसी वक्त जीवजी के हाथों से बच निकलने के लिए उसने मोरियो से जुड़ी अपनी नस ही बेरहमी से तोड़ दी। लेकिन अब जीवजी की ताकत पहले जैसी नहीं थी। उसने एक हाथ से खींचा और परजीवी को फिर से उखाड़ लिया, फिर एक ही बार में उसे खत्म कर दिया। बाहर की लड़ाई भी उतनी ही भीषण थी। एलिजाबेथ ने अपनी शक्ति से दानव की हरकत कुछ देर के लिए रोक दी और फिर अड्डे ने वार कर उसे बेहोश कर दिया। किसने सोचा था, पलक झपकते ही दानव घनी गोलाबारी में छलनी हो गया और गोली चलाने वाला निकला दूसरा पिशाच मानव। अड्डा पूरी तरह समझ नहीं पाया कि पिशाच मानव ने अपने ही साथी पर हमला क्यों किया। उसे क्या खबर थी, इन पिशाच मानवों की नजर में दानव बस कभी भी फेंक देने वाला औजार था। बात अभी खत्म भी न हुई थी कि सामने वाला पिशाच मानव पहले ही रूप बदलने लगा था। अगला खेल साफ उन्हीं का था। चाहे सामने वाला बस अपनी जगह खड़ा ही क्यों ना हो, आधार भी उस भयंकर अपशकुन वाली आभा को महसूस कर रहा था। उसे सब साफ साफ पता था। खुद का हिसाब अभी धुंधला था, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। सिर पर पत्थर रखकर झेलना ही था। पर दानव का वो गैटलिन वाला हाथ यहाँ तक कि तोप नली का मोड में भी बदल सकता था। एक ही बार में एलिजाबेथ को जख्मी कर दिया। एलिजाबेथ को बचाने के लिए आधार खुद आगे कूदकर आग को अपनी ओर खींच लाया, लेकिन पिशाच मानव के पास मानो अनगिनत गोलियां थीं। चारों तरफ जल्दी ही धुएं की बंद दीवार बन गई। बिल्कुल भी संभल नहीं पा रहा था। शक्ति का फासला ऐसा था कि आधार के पुराने जख्म फिर खुल गए। यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी बेचैन और हैरान रह गई। इस पिशाच मानव की ताकत पहले जिन दानवों से सामना हुआ था उनसे एकदम अलग थी। अगर अब भी हाथ नहीं उठाया तो आधार सच में जान गंवा सकता था। वो तो पीछे से चुपके वार करना चाहता था। पिशाच मानव ने तेजी से नजर पकड़ ली। मुड़ते ही उसने एलिजाबेथ पर एक गोला दाग दिया। तुरंत संकट की घड़ी आ गई। आधार ने शरीर आगे कर दिया और यह वार रोक लिया। वह होंठों पर कह रहा था कि सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, फिक्र नहीं। वैसे भी उसे तो उसे खत्म करना ही था। असल में वो बस दिखावा कर रहा था। आधार घबराकर उसे समझाने लगा, ये दुश्मन अकेले नहीं सुलझाया जा सकता, दोनों मिलकर भी जीत पाए ये भी तय नहीं। लेकिन आधार मरना मंजूर कर ले, और आधार के साथ किसी तरह की साझेदारी करने को भी राजी नहीं था। उस रवैये ने पिशाच मानव को उल्टा आग बबूला कर दिया। उसने अब से लपटों वाले आदेशों की कोई परवाह नहीं की। आज रात का मेन्यू सीधा बदलकर पूरा जबरदस्त भूनना है, फिर उसके बाद पागलपन भरी आग की बौछार होगी। आधार ने जल्दी ही भांप लिया। दूसरा पक्ष पूरी ताकत नहीं लगा रहा, सिर्फ उन्हें शेर की तरह भागते दौड़ते देखने का मजा ले रहा है। आखिरकार पिशाच मानव का हमला रुक गया। असल में गोलियां खत्म हो गई थीं, यानी उसके पास अनगिनत गोलियां नहीं थीं। अब पलटवार का मौका था। आधार ने अंदाजा लगाया, आधार कभी भी यह खाली मौका नहीं छोड़ेगा। जैसा सोचा था, पिशाच मानव के झुककर गोलियों का डिब्बा उठाने की एक पल की देरी में आधार उसके पीछे पहुंच गया था और वो दांव चला, गुर गुर करती प्रहार तरंग। लेकिन ये पिशाच मानव तो जैसे मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपरी तौर पर लगा कि आधार का हमला असर कर गया। असल में सामने वाले को जरा भी चोट नहीं पहुंची। उसका शरीर खास था, स्मृति धातु, कोई भी चोट पल भर में ठीक हो जाती थी। पिशाच मानव विस्फोटक दवा सोख कर गोलियां बनाता था। अभी का खेल तो बस हल्की गर्मी था, अब आगे आग और ऊपर चढ़ेगी। दागी गई गोलियां तक आंखें उगाकर आपने आप निशाने का पीछा करेगी। आधार धीरे धीरे निराश होने लगा। अपनी ताकत से तो वो बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। दूसरे की दूसरी लहर की गोलियां भी खत्म हो गईं। पिशाच मानव के दाएं कंधे की जगह मानो तोप का दिल हो, बस उसे तोड़ दो, शायद बाजी पलट जाए। उसने दांव लगाने की ठान ली। जमीन पर पड़ा लोहे का सरिया उठाया और पीछा करने वाली गोली लेकर पिशाच मानव पर झपट पड़ा। और तभी आधार असल में तोप नलिका के अंदर घुस चुका था। असल में अभी जो गुर्राती प्रहार तरंग दागी गई थी उसका निशाना पिशाच मानव था ही नहीं, बल्कि वही लोहे का सरिया था। इस पल सरिया अंदर से तेजी से फूलने लगा और एक जोरदार धमाके की गूंज साथ आई। पिशाच मानव का पूरा दायां हाथ धमाके में चूर चूर हो गया। दूसरी बार रूपांतरण की अवस्था भी अपने आप खत्म हो गई। जिगी ने फौरन अड्डे की तरफ चीख लगाई, हाथ डालो। अड्डे को रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा। ये हमेशा से खुद से चिढ़ने वाला बंदा फिर भी अपने जिस्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करने से नहीं हिचकता। उसके दिल में तेज तेज इज्जत और सम्मान उमड़ आया। एक ही बार में बाजी मार ली, लेकिन अभी संभलने का वक्त भी नहीं मिला। एक और पिशाच मानव मैदान में उतर आया। नए पिशाच मानव ने जमीन पर गिरे साथी को देखा। अंडा बोला। उसने सच में 5 रंगी मुर्गी वंश को हल्का समझ लिया था। बिल्कुल सही, 5 रंगी मुर्गी को जड़ से मिटाना ही होगा। एलिजाबेथ ने उनसे सवाल किया, आखिर इनका मकसद क्या है? पिशाच मानव तो काफी बेबाक है। वैसे भी तुम लोग अब बस मरने के करीब हो, बोलने में भी हर्ज नहीं। इसे अभी तक जिंदा रहने की इनाम समझ लो। उसने धीरे धीरे अपना मकसद बताया। उनका होना किस काम का है? ज्यादा से ज्यादा और पिशाच मानव पैदा कराने के लिए कभी कभार छटाई में बहुत कम उपयुक्त लोग निकलते हैं जो परजीवी के जरिए पिशाच मानव बन सकते हैं। उनका काम है ऐसे योग्य लोगों को ढूंढना और परजीवी कीड़ों से उनका रूपांतरण करवाना, यानी वही परजीवी कीड़े जो इससे पहले मिले थे। परजीवित होने के बाद उपयुक्त लोगों की बुद्धि और ताकत बहुत बढ़ जाती है और जो योग्य नहीं होते वे बस आदेश मानने वाले औजार बनकर रह जाते हैं। इधर पिशाच मानव के साथी दुनिया भर में ऐसी ही रूपांतरण की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी रफ्तार से धरती जल्दी ही पिशाच मानवों के कब्जे में होगी। इसलिए 5 रंगी मुर्गी जैसा कोई भी जो उनसे टक्कर ले सके उसे मिटाना जरूरी है। इसी वक्त मुर्गी भाई धमाके में अपनी लड़ाकू ताकत खो चुका था। मुर्गी भाई ने जिदी को पहले एलिजाबेथ के साथ भेज दिया और खुद इस पिशाच मानव से निपटने लगा। लेकिन सामने वाला पिशाच मानव तो पूरा का पूरा हथियार बन सकता था। अच्छा हुआ तुमने समय रहते याद दिला दिया। अभी अभी गिरे हुए परजीवी की पैदाइश उसी ने कराई थी और खुद उस बंदे से कई स्तर ऊपर ताकतवर था। अगर अब भी असली दम न दिखाया तो अगले ही पल सीधा चकनाचूर हो जाएगा। पिशाच मानव को यह बात पहले से पता थी कि मुर्गी भाई के भीतर एक और ताकत छिपी है।
1 साल पहले मुर्गी भाई अपने पिता के साथ साधना करता था। पिता की रहनुमाई में उसने भीतर से लगातार उभरती एक नई ताकत को महसूस किया। वही थी सच्ची चाह की ताकत। 5 रंगी मुर्गी जात में करीब 10% के भीतर सच्ची चाह जमती है, और इन दोनों बाप बेटे में तो दोनों में ही थी। सच्ची चाह गजब की कंपन पैदा कर सकती है और उससे बहुत बड़ी तेजी पैदा होती है। सच्ची चाह के उत्तराधिकारी होने के नाते उनका काम है दानव जानवरों को मिटाना। मुर्गी भाई ने साधना के जरिए सच्ची चाह की ताकत को हद तक पहुंचा दिया, लेकिन उसे भी बस 3 गुना तेजी तक ही बढ़ाया जा सका, वरना ये शरीर ही टूट जाता। पर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सब कुछ अगली मुर्गी दांव पर ही लगाना था। मुर्गी भाई ने जैसे तैसे उस शरीर सरीखे दर्द को सहा जो लगभग फट चुका था, और एक ही सांस में तेजी को 10 गुना तक बढ़ा दिया। 8 द्वार कवच ने हैरत से दरवाजा खोल दिया। लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस लात के बाद सामने वाले को जरा सा भी जख्म न होगा। मुर्गी भाई की टीम सच में बड़े खतरे में फंस गई। लगता है अब पासा पलटने की बारी है। बस इंतजार है कि 10,000 फूलों वाली मुर्गी रक्त नेत्रों वाली कौवा जागे। आखिर में याद रहे मैनेजर दीदी को थोड़ा लाइक वाइक दे देना। तो फिर अगली कड़ी में मिलते नहीं, बिखरते हैं।